हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, कल हमने नए चैप्टर की शुरुआत की थी। चैप्टर का नाम था एक्सीरेटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र। गाइज, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, कल हमने जो पढ़ा है 5-7 मिनट में सबसे पहले उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद में आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज, हेडिंग लगा लीजिए एक्सीरेटरी सिस्टम। एक्सीरेटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र आइए समझते हैं साथियों जो हमने कल पढ़ा उसके बारे में। सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र होता क्या है साथियों, ये आपको पता होना जरूरी है। आप साथियों कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो उस चैप्टर की मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए, सिस्टम का मतलब होता है साथियों ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह। अंगों का समूह, अंगों का समूह ही साथियों क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है, तंत्र कहलाता है। एक्सीरेटरी का मतलब साथियों एक्सीरेशन से है। किससे है भैया? एक्सीरेशन से है, उत्सर्जन से है। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे अंगों का समूह साथियों जो एक्सीरेशन में हेल्प करता है या फिर उत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायक होता है, ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? एक्सीरेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। फिर हमने पढ़ा था भैया कि एक्सीरेशन क्या होता है यानी कि उत्सर्जन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है जिनके तहत साथियों कुछ चीजें बनती है और कुछ चीजों का ब्रेकडाउन होता है यानी कि कुछ चीजें टूटती है। साथ ही साथ में साथियों कुछ वेस्ट बनता है या मैं कह सकता हूं कि अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। और बेटा ये अपशिष्ट पदार्थ, ये वेस्ट हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं यानी कि नुकसानदायक होते हैं। अगर ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर नहीं गए तो हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन को ये डैमेज कर देंगे, नष्ट कर देंगे, नुकसान पहुंचा देंगे। इसलिए साथियों इन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। और मनुष्य के शरीर से इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है साथियों वो कहलाता है भैया एक्सीरेशन, उत्सर्जन। मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? एक्सीरेशन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ये हमने पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था साथियों कि कौन कौन से हैं अपशिष्ट पदार्थ है। ये जो वेस्ट है साथियों, ये अपशिष्ट पदार्थ है, ये कौन कौन से हैं? तो भैया मैंने सबसे पहले बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक वेस्ट है। स्वेट, पसीना, क्रिएटिनिन, ये भी साथियों एक वेस्ट है। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये साथियों नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है। और बेटा हमारे शरीर के जो मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है वो भैया यही है। ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है वो कहलाते हैं साथियों नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। और ये हमारे शरीर के मुख्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अगर ये हमारे शरीर में रहे साथियों तो हमारे शरीर के अंगों को डैमेज कर देंगे, हमें साथियों बहुत सारी बीमारियां कर देंगे। इसलिए साथियों इन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। और इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? एक्सीरेशन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। इतनी बात क्लियर है। फिर मैंने आपको उत्सर्जी अंगों के बारे में बताया था। ऐसे अंग साथियों जो इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन निकालता है? आपके लंग्स, फेफड़े। स्वेट यानी कि पसीना को आपकी स्किन। क्रिएटिनिन, बेटा ये यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलता है निकलने को तो, लेकिन मैंने आपको बताया था क्रिएटिनिन एक पिगमेंट है। हड्डी और मांसपेशियों में एक यौगिक पाया जाता है, एक कंपाउंड पाया जाता है क्रिएटिनिन फास्फेट। जब भी क्रिएटिनिन फास्फेट का ब्रेकडाउन होता है साथियों तब ये बनता है क्रिएटिनिन। तो ये सभी साथियों यूरिन की अवस्था में, जिसे आप
मूत्र या फिर पेशाब कहते हो साथियों, इनकी अवस्था में शरीर से, इनके साथ मूत्र के साथ में या मूत्र की अवस्था में साथियों ये शरीर से बाहर निकलते हैं। और मूत्र कौन बनाता है? आप सभी को पता है साथियों, किडनी बनाती है। किडनी बनाती है। और किडनी मूत्र बना रही है, मूत्र के साथ में क्रिएटिनिन शरीर से बाहर निकल रहा है, यूरिया बाहर निकल रहा है, यूरिक एसिड बाहर निकल रहा है, अमोनिया शरीर से बाहर निकल रहा है। और यही साथियों हमारे शरीर के मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है। तो भैया मुख्य उत्सर्जी अंग कौन हुआ? आपकी किडनी हो गई, आपका वृक्क हो गया, आपका गुर्दा हो गया साथियों। क्योंकि भैया हमारे शरीर के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन कर रहा है? आपकी किडनी कर रही है। तो हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है साथियों? आपका किडनी है। और इसी चैप्टर में साथियों हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से किडनी काम करती है। किडनी का कार्य होता है साथियों ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड को छानना, मूत्र का निर्माण करना। वो सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे। पहले मैंने जो आपको कल पढ़ाया है साथियों उसका मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको रिवीजन करवा रहा हूं। फिर हमने पढ़ा था साथियों कि भैया संसार में जितने भी लिविंग्स है, संसार में जितने भी सजीव है, उन सजीवों को हमने अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर साथियों 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 4 भागों में। नंबर 1 पर आता है साथियों अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अमोनोटेलिक जीव साथियों ये ऐसे जीव होते हैं जिनमें अपशिष्ट पदार्थों में सबसे ज्यादा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या था साथियों? इसका एग्जाम्पल था भैया मछली, जलीय जंतु, जितने भी जलीय जंतु है साथियों वो, और उभयचर, एम्फीबियंस, मेंढक, ये साथियों इसके उदाहरण थे। नंबर 2 पर बात करें साथियों तो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो अपशिष्ट पदार्थों में सबसे ज्यादा यूरिया का उत्सर्जन करे। इसने तो किसका किया साथियों? अमोनिया का। और जितने भी मैमल्स है, जितने भी स्तनधारी है साथियों वो सभी किसका करेंगे? मैमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं साथियों, इसमें हम ह्यूमन बींग्स, मानव जाति भी आती है, ये सभी भैया यूरिया का उत्सर्जन करते हैं सबसे ज्यादा। किसमें? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। तो अगर पूछा जाए साथियों कि हम किस प्रकार के जीव है तो हम भैया यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, यूरियोटेलिक जीव है। इतनी बात क्लियर है। तीसरा कौन सा था साथियों? तो मैं यहां पे बता देता हूं आपको। तीसरा था भैया यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो साथियों सबसे ज्यादा किसका उत्सर्जन करता है? यूरिक एसिड का, यूरिक अम्ल का। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे साथियों? जैसे सांप, छिपकली और पक्षी, ये सभी साथियों यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म थे, यानी कि यूरिकोटेलिक जीव थे। इतनी बात क्लियर। और चौथा कौन सा था साथियों? गुआनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल थे साथियों बिच्छू और मकड़ी। ये भैया किसका उत्सर्जन कर रहे थे? अपशिष्ट पदार्थों में। तो ये भैया सबसे ज्यादा अपशिष्ट पदार्थों में गुआनिन का उत्सर्जन कर रहे थे। और गुआनिन क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजन युक्त क्षार है, डीएनए की संरचना में हमने पढ़ा था। तो ये सारी बातें साथियों हमने कल आपको डिटेल में पढ़ाई थी। लगभग मैंने 40 मिनट की क्लास ली थी। 40 मिनट में साथियों मैंने आपको फुल डिटेल में पढ़ाया था। तो बोलो ये कल की बात समझ में आई या नहीं आई? आपको अच्छे से आ गई होगी। अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि भैया 10 मिनट मैंने इसमें खराब कर दिया है। अब हम आगे शुरुआत करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब हम आगे चलते हैं। चले भैया, ओके आगे चलते हैं भैया।
अब करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। गाइज बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन क्लास शुरुआत करने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए एक रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। गाइज अगर आप हमारे साथ फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या फिर टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर जुड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हमारी क्लास के अपडेट हम देते रहते हैं, इसलिए आप जरूर जुड़ जाइए। चले फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए भैया, हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है साथियों, मुझे ये बताओ। मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है भैया हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग? तो हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है भैया किडनी। क्यों है साथियों किडनी? एक बार मैं बता देता हूं। पहले किडनी को वृक्क कहा जाता है, वृक्क या फिर गुर्दा कहा जाता है। क्यों है भैया हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी? क्योंकि साथियों हमारे शरीर के जो मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे शरीर में बनते हैं, उनमें आता है भैया क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन के अलावा यूरिया, यूरिक एसिड और भैया अमोनिया। और इन सभी को साथियों हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? किडनी। क्योंकि किडनी क्या बनाती है साथियों? मूत्र, यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन करती है, पेशाब का फॉर्मेशन करती है। और साथियों इसी मूत्र में क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया ये सभी होते हैं। और जब हम यूरिन को शरीर से बाहर निकालते हैं तो यूरिन के साथ में साथियों क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया ये सभी साथियों बाहर चले जाते हैं। लेकिन भैया ये किडनी मूत्र कैसे बनाती है, यूरिन कैसे बनाती है, ब्लड का फिल्टर कैसे करती है, वो सभी बातें अब हम आगे जानने वाले हैं। चलो भैया, सबसे पहले आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। क्वेश्चन ये है कि किडनी का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो गाइज उस शाखा को कहा जाता है भैया नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें साथियों, तो आपने देखा होगा ब्लड का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। लीवर का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। गाइज मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हम हमारे हृदय का अध्ययन करते हैं, हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ब्रेन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को कहा जाता है बेटा क्या? न्यूरोलॉजी। ठीक उसी तरीके से किडनी का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को साथियों क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? नेफ्रोलॉजी। तो ये हो गया स्टडी। अब मुझे ये बताओ साथियों कि जो किडनी का जो विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है, ये किडनी का जो डॉक्टर होता है साथियों, उसे हम क्या कहते हैं? तो कभी आप किडनी के डॉक्टर के पास गए हो तो साथियों उसके ऑफिस के सामने या उसकी टेबल पर साथियों नेफ्रोलॉजिस्ट लिखा हुआ होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि कहने का मतलब ये है साथियों कि उन्होंने भैया किडनी पर पढ़ाई की है, वो किडनी का विशेषज्ञ है, किडनी का स्पेशलिस्ट है। किडनी से संबंधित कोई भी रोग होगा साथियों तो वो उसका निवारण करेगा। तो किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है बेटा? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और किडनी का जो स्पेशलिस्ट होता है, किडनी का जो विशेषज्ञ होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है भैया नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है बेटा? नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है? ओके भैया, गाइज मैं आपको बता दूं, जो किडनी होती है भैया, ये भैया मूत्र का फॉर्मेशन करती है, यानी कि मूत्र का निर्माण करती है। इसलिए साथियों ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ साथ में साथियों ह्यूमन यूरिनल सिस्टम भी कहा जाता है इसे। कभी आपने देखा होगा ह्यूमन
यूरिनल सिस्टम भी कहा जाता है। मानव का मूत्र बनाने वाला तंत्र, मानव का मूत्र बनाने वाला तंत्र भी कहा जाता है। किसे साथियों? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को, जिसमें हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं। बोलो भैया, मूत्र कैसे बनता है, वो सारी बातें हम आगे सीखेंगे बेटा, टेंशन मत लीजिए। भाई किडनी का कार्य क्या है, किडनी का आकार कैसा होता है, किडनी का रंग कैसा होता है, किडनी का बाहर कितना होता है, किडनी की मोटाई कितनी होती है, किडनी की लंबाई कितनी होती है, किडनी का व्यास कितना होता है, किडनी काम कैसे करती है, किडनी एक दिन में कितना ब्लड छानती है, वो सभी बातें हम आगे करने वाले हैं बेटा। बट आपको धैर्य रखना है, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपको ध्यान रखना है। तो किडनी हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और किडनी का जो विशेषज्ञ होता है, जो डॉक्टर होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है साथियों, उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? बोलो भैया, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अब बात करते हैं साथियों कि किडनी का आकार कैसा होता है। तो हम बात करते हैं भैया आकार की, आकार, शेप ऑफ किडनी। किडनी का आकार कैसा होता है भैया? तो आपकी किडनी कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से आपकी किडनी होती है। इसका आकार होता है साथियों राजमा के समान, राजमा के समान, या फिर सोयाबीन का जो दाना होता है साथियों, उस सोयाबीन के समान आपको दिखाई देती है। कुछ इस तरीके से साथियों आपकी किडनी दिखाई देती है। दो किडनी होती है साथियों, मैं दोनों ही बना देता हूं। एक तो कुछ इस तरीके से होती है और दूसरी साथियों कुछ इस तरीके से होती है। दो किडनी होती है, ये राइट किडनी है साथियों और ये लेफ्ट किडनी। बोलो, ये सारी बातें आपको समझ में आई या नहीं है? शेप अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किडनी का आकार कैसा होता है, तो आप कहोगे राजमा के समान या फिर सोयाबीन के समान होता है। बात करते हैं साथियों इसका बाहर की, इसके बाहर की, कि भैया इसका बाहर कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, दो किडनी होती है, एक राइट और एक लेफ्ट। एक किडनी का बाहर 170 ग्राम होता है, 170 ग्राम होता है। एक किडनी, सिर्फ एक किडनी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, एक किडनी, दोनों का कितना हो गया 17 दूनी 34, 340 ग्राम। बहुत सारी पुस्तकों में साथियों 140 ग्राम भी दिया हुआ होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किडनी का वजन कितना होता है, तो 170 ग्राम होता है। दोनों किडनियों का वजन कितना होता है, तो 340 ग्राम होता है। लेकिन भैया अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें तो उनकी किडनी का भार होता है साथियों 30 से 40 ग्राम। कितना होता है बेटा? 30 से 40 ग्राम होता है। इतनी बात क्लियर है? और बात करते हैं बेटा, अरे भैया दिखने में कैसी होती है हमारी किडनी? आपने बता दिया कि राजमा के समान या सोयाबीन के समान, तो इसका आकार होता है, ठीक सा मान ली बात। लेकिन भैया फिर मैंने पूछा आपसे कि भार कितना होता है, इसका वजन कितना होता है किडनी का, तो 170 ग्राम होता है। छोटे बच्चों में 30 से 40 ग्राम की होती है, दोनों किडनियां 340 ग्राम की होती है। कभी कभी आपकी पुस्तकों में 140 ग्राम भी आ जाता है, तो वो भी आप देख लेना, जो ऑप्शन में हो साथियों एग्जाम में वो करके आ जाना। फिर मैं पूछूं साथियों कि भैया रंग कैसा होता है इसका, तो भैया ये भूरे लाल रंग की होती है, भूरे लाल रंग की होती है। कौन साथियों? आपकी किडनी। इतनी बात क्लियर है? अगर साथियों मैं लंबाई की बात करूं, अगर मैं लंबाई की बात करूं साथियों कि भैया किडनी की लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई होती है साथियों 10 से 12 सेंटीमीटर। जैसे ये किडनी है साथियों, तो ये हो गई इसकी लंबाई,
क्या हो गई, ये लेंथ हो गई साथियों, ये हो गई इसकी लंबाई। तो लंबाई होती है साथियों 10 से 12 सेंटीमीटर। अगर साथियों मैं मोटाई की बात करूं कि भैया किडनी की मोटाई कितनी होती है, तो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ऐसे साथियों इसकी मोटाई कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अगर साथियों मैं डायमीटर की बात करूं, व्यास की बात करूं साथियों, तो व्यास कितना होता है साथियों, इसका व्यास होता है भैया 2 से 4 सेंटीमीटर। तो अगर लेंथ पूछे तो 10 से 12 सेंटीमीटर, थिकनेस पूछे, मोटाई पूछे तो 2 से 3 सेंटीमीटर, डायमीटर पूछे साथियों तो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। बोलो भैया, ये सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले मुझे ये बताओ। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी साथियों, बोलो यहाँ तक कि कोई परेशानी। मैंने कहा हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, किडनी है। किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी। किडनी का जो डॉक्टर होता है या स्पेशलिस्ट होता है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है कि नहीं है। फिर मैंने कहा कि भैया किडनी हमारा मूत्र का निर्माण करती है, कैसे करती है बाद में बताएंगे। इसलिए साथियों हम इसे ह्यूमन यूरिनल सिस्टम में पढ़ते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की जगह पर ह्यूमन यूरिनल सिस्टम लिखा हुआ होता है, तो समझ जाना भैया कि वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि किडनी के बारे में ही बात कर रहा है, मानव का मूत्र बनाने वाला तंत्र। ठीक है, इसका मतलब होता है ये। फिर बात करें आकार, तो इसका आकार कैसा होता है, इस तरीके से दिखाई देती है जैसे कि राजमा के समान या सोयाबीन के समान इसका शेप होता है। भार, वजन कितना होता है, तो एक किडनी 170 ग्राम की होती है, दोनों किडनियों की बात करें तो ये 340 ग्राम की हो जाएगी दोनों किडनी। कभी कभी पुस्तक में 140 ग्राम भी होता है। छोटे बच्चों में किडनी कितनी का, छोटे बच्चों में किडनी का भार कितना होता है, 30 से 40 ग्राम होता है। इतनी बात क्लियर। बात करें साथियों इसकी लंबाई की, तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है ऐसे। मोटाई की बात करें तो ऐसे 2 से 3 सेंटीमीटर। व्यास साथियों 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। रंग इसका भूरे लाल रंग की होती है। बोलो, ये सारी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। आगे चलते हैं साथियों, इसकी लोकेशन जानते हैं कि भैया ये किडनी होती कहाँ है। ये तो बता दिया आपने कि भार कितना होता है, मोटाई कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, और इसका रंग कैसा होता है, इसका अध्ययन क्या होता है, क्या काम करती है, और भी हम आगे चीजें पढ़ते हैं। अब जानेंगे साथियों कि हमारे शरीर में होती कहाँ है। चलिए भैया आगे, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया, ओके। देखिए भैया, अब हम जानते हैं कि हमारी किडनी होती कहाँ है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं साथियों, एक्सीरेटरी सिस्टम में हमारा शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है किडनी, जिसे आप वृक्क या फिर गुर्दा कहते हो। किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें जानी जैसे कि अध्ययन, स्पेशलिस्ट, रंग कैसा होता है, भार कितना होता है कि नहीं है, वजन कितना होता है, इसका शेप कैसा होता है, ये सारी बातें हमने पिछली स्लाइड में जानी। आगे बात करते हैं साथियों, ये सभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं इसकी लोकेशन, इसका स्थान कहाँ होता है। देखिए, जैसे यह है आगे की तरफ वाला हिस्सा मेरा और यह है पीछे की तरफ वाला हिस्सा। तो साइंस में जो पीछे की तरफ होता है ना साथियों, उसे कहा जाता है डोर्सल साइड। डोर्सल साइड। तो आपकी जो किडनी होती है ना साथियों, वो होती है भैया डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब होता है साथियों उदर गुहा। उदर गुहा में पीछे की तरफ होती है, पीछे की तरफ होती है। देखिए, उदर गुहा में साथियों आगे की तरफ तो होता है लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, ये सभी साथियों एब्डोमिनल कैविटी में आगे की तरफ होते हैं। लेकिन भैया अगर हम पीछे की तरफ देखें एब्डोमिनल कैविटी में, तो पीछे की तरफ जहां पर हमारी पसलियां खत्म होती है साथियों, जहां पर हमारी पसलियां खत्म होती है वहां पर पीछे की तरफ साथियों दोनों तरफ आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसके यहाँ पर पीछे की तरफ साथियों दोनों तरफ क्या होती है, आपकी किडनी होती है। तो भैया उदर गुहा में पीछे की तरफ होती है साथियों। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया किडनी कहाँ होती है, तो ऑप्शन यही होगा साथियों कि उदर गुहा में पीछे की तरफ होती है साथियों। या फिर साथियों मैं बात करूं तो भैया पेक्टोरियल कैविटी, पेक्टोरियल कैविटी ये ऑप्शन में आएगा।
किडनी कहाँ होती है, या तो पेक्टोरल कैविटी आएगा या फिर आएगा साथियों कि भैया उदर गुहा में पीछे की तरफ होती है। डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा में पीछे की तरफ होती है। जहां पर आपके पसलियां खत्म होती है साथियों, वहां पर होती है दोनों ओर, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर होती है साथियों आपकी दोनों किडनियां। बोलो ये सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं है? लोकेशन समझ में आ गई साथियों आपको? बोलो भैया। ओके, आगे बात करते हैं। देखो गाइज, किडनी क्या है? एक ऑर्गन है। किडनी क्या है बेटा? एक ऑर्गन है। एक ऑर्गन है यानी कि एक अंग है बेटा। और अंग किसके बने हुए होते हैं? अंग बने होते हैं बेटा सेल से। किससे? सेल यानी कि कोशिका से बने हुए होते हैं। साइटोलॉजी आपने पढ़ा है, कोशिका विज्ञान, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि भैया कोशिकाओं से ही उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक जब समूह बना लेते हैं तो अंगों का निर्माण होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अंग किसके बने हुए होते हैं? भैया कोशिका के बने हुए होते हैं। और किडनी क्या है साथियों? किडनी एक ऑर्गन है। और ऑर्गन किससे बने होते हैं? कोशिका से। और बेटा जिस कोशिका से किडनी बनी होती है उसे कहा जाता है नेफ्रॉन। ये भैया नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन भैया किडनी की सेल है, किडनी की कोशिका है। किडनी की कोशिका है कौन? नेफ्रॉन। इसे भैया वृक्काणु भी कहा जाता है। वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन साथियों दोनों इसी के ही नाम है। ये किडनी की कोशिका है साथियों, ये किडनी की इकाई है। ये भैया किडनी की इकाई है, किडनी की यूनिट है साथियों। ये जिस तरीके से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। एक मिनट रुकना। हाँ भैया, मैं कह रहा था कि जिस तरीके से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है, कोशिका होती है, ठीक उसी तरीके से किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है साथियों? नेफ्रॉन होती है। ये वृक्काणु होते हैं। और बात करें साथियों तो आपने देखा होगा जो ब्रेन होता है, ब्रेन की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन। ब्रेन की कोशिका क्या है? न्यूरॉन है साथियों। ठीक उसी तरीके से किडनी की कोशिका और किडनी की इकाई क्या है साथियों? नेफ्रॉन है। जिस तरीके से साथियों हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, उनकी कोशिका क्या है? एल्वियोली, वायु कुपिका। तो गाइज फेफड़ों की इकाई या फेफड़ों की कोशिका किसे कहते हैं? हम एल्वियोली को कहते हैं। ठीक उसी तरीके से बेटा किडनी की जो सबसे छोटी इकाई है, किडनी की जो कोशिका है वो होती है नेफ्रॉन। इसे साथियों किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। किडनी की क्रियात्मक वह संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आई है नहीं? अब बात करते हैं साथियों कि भैया नेफ्रॉन क्या है? किडनी की कोशिका है, किडनी की इकाई है, किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। अब बेटा बात करते हैं कि ये नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया था साथियों कि ये रही आपकी एक किडनी और ये रही आपकी दूसरी किडनी। ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी। एक किडनी में साथियों 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो भैया 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। 1 मिलियन कितने से कहा जाता है साथियों? 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन का मतलब होता है साथियों 10 लाख नेफ्रॉन। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं तो दोनों किडनी में कितने हो गए? 20 लाख। और दोनों किडनियों में साथियों कितने नेफ्रॉन हो गए? 2 मिलियन कह सकते हो या 20 लाख कह सकते हो। और गाइज याद रखना, मैं आपको बता दूं, जो आपका एक किडनी होता है, एक किडनी होता है, ये आराम से 15 से 20 साल तक तो साथियों आराम से ब्लड को फिल्टर कर सकता है।
ब्लड को छान सकता है। गाइस किडनी का मुख्य कार्य होता है ब्लड को फिल्टर करना। किस तरीके से ब्लड को फिल्टर करती है अभी हम आपको सब चीजें बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ आपको उतना ध्यान देना है। मैंने कहा कि किडनी ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करती है। मैंने कहा कि एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं साथियों, ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। और एक किडनी लगभग 15 से 20 साल तक आराम से साथियों ब्लड को फिल्टर कर सकती है। इसलिए तो कहा जाता है साथियों, मजाक मजाक में ही कहा जाता है, आपने सुना भी होगा कि एक किडनी बेच दीजिए साथियों और आईफोन ले आइए। कभी आपने ये सुना है कि भैया एक फेफड़ा बेच दो और आईफोन ले आओ? कभी आपने ये सुना है कि ब्रेन का एक भाग बेच दो और भैया फेफड़ा ले आओ, वो किडनी सॉरी आईफोन ले आओ? कभी आपने ये सुना है कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं तो 2 चैम्बर बेच दो और भैया आईफोन ले आओ? भैया ये बात आपको आसान लगती है, किसी ने खटाक से कह दिया। नहीं बेटा, खटाक से नहीं किया उसने। भैया किडनी पर पहले बहुत सारी रिसर्च की, जाना किडनी के बारे में, उसके बाद में साथियों उसने ऐसा कहा कि आप एक किडनी बेचकर एक आईफोन ले सकते हो। हाँ, उसने कहने को तो मजाक में कहा, लेकिन बेटा उसके पीछे बहुत सारा रीजन था। उसने किडनी के बारे में ही क्यों कहा? और के बारे में भी तो कह सकता था, लंग्स के बारे में कह सकता था, हार्ट के बारे में कह सकता था, ब्रेन के बारे में कह सकता था, लेकिन ऐसा क्यों कहा? इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं साथियों 2 मिनट बाद में। पहले मुझे ये बताओ, इतनी सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलो भैया, इतनी सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई है तो गाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि एक बार और रिवीजन करवा देता हूं कि किडनी का स्थान कहां होता है? उदर गुहा में पीछे की तरफ होता है, पेक्टोरल कैविटी में उपस्थित होती है। इतनी बात क्लियर है? किडनी एक अंग है, अंग कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। किडनी जिस कोशिका से मिलकर के बनी हुई होती है उसे नेफ्रॉन या वृक्काणु कहा जाता है। ये किडनी की कोशिका भी है, ये किडनी की इकाई भी है, ये किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी है। एक किडनी में साथियों लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने होते हैं भैया? 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। दोनों किडनियों में लगभग साथियों 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं और ये ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। एक किडनी लगभग 10 से 20 साल तक आसानी से ब्लड को फिल्टर कर सकती है। चले भैया आगे। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए भैया, मैं आपसे कह रहा था कि भैया किसी कहने वाले ने ऐसा क्यों कहा कि भैया एक किडनी को बेचकर आप आईफोन लेकर आ सकते हो? कहने को तो कह दिया उसने, लेकिन शायद दुनिया को ऐसा लगता है कि भैया ऐसे ही कह दिया। नहीं बेटा, उसने ऐसा नहीं कहा। उसने पहले किडनी के बारे में जाना, पढ़ा उसके बारे में, उसके बाद में उसने सिर्फ किडनी के बारे में ही कहा, ना कि ब्रेन के बारे में, ना कि हृदय के बारे में, ना कि आपके फेफड़ों के बारे में, ना कि किसी और अंग के बारे में। देखिए, जैसे आपके 2 हाथ हैं, एक ये हाथ हो गया साथियों और एक ये हाथ हो गया। इसके सेल टिश्यू अलग काम करते हैं, इसके कोशिका उत्तक सेल टिश्यू अलग काम करते हैं। इन दोनों हाथों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है बेटा। अगर ये टूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, इससे भी काम हो जाता है कि नहीं? दोनों का अलग अलग कार्य है, दोनों अलग अलग काम कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे हाथों के 2 भाग है, एक ये वाला भाग अलग है, एक ये वाला भाग अलग है, यानी कि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। ठीक उसी तरीके से साथियों आपकी जो किडनी होती है, एक मिनट रुकना, ये जो आपकी किडनी होती है बेटा, ये तो हो गई राइट और ये हो गई लेफ्ट। ये दोनों अलग अलग है, इसके सेल टिश्यू अलग अलग है दोनों किडनियों के, ये अलग अलग काम करती है, लेकिन काम एक ही करती है, ब्लड को फिल्टर करने का ही। लेकिन भैया इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। जैसे हम बेटा हार्ट की बात करें तो आपको पता है हार्ट जो होता है बेटा उसका आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं, 4 लोब में बटा हुआ होता है। कितने लोब में? 4 लोब में। बेटा ये जो लोब होते हैं, एक शब्द होता है लोब, इस लोब का मतलब अलग होता है और पार्ट अलग होता है। देखिए पार्ट का मतलब क्या है? जिनके सेल टिश्यू अलग अलग हो, अलग अलग काम करते हैं। लोब का मतलब होता है साथियों वो आपको अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वो आपस में आंतरिक रूप से इंटरनली साथियों आपस में कनेक्ट होते हैं। किससे? सेल टिश्यू से। मान लीजिए ये लोब है आपकी हार्ट की, आपके हार्ट की 4 लोब है, 2 लोब डैमेज हो गई साथियों, तो भैया ये 2 लोब भी डैमेज हो जाएगी अपने आप, क्योंकि ये आंतरिक कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। इसका एक लोब
खराब कर दिया आपने तो अपने आप ही दूसरी लोब खराब हो जाएगी, अपने आप ही तीसरी लोब खराब हो जाएगी, अपने आप ही चौथी लोब खराब हो जाएगी। लेकिन किडनी में ऐसा नहीं होता, अगर एक किडनी खराब हो गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी किडनी भी खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता बेटा। जैसे हम लंग्स की बात करें, फेफड़ों की बात करें साथियों, तो फेफड़ों में क्या होता है, दो फेफड़े होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। अगर एक फेफड़ा खराब हो गया तो अपने आप दूसरा फेफड़ा भी खराब हो जाएगा, क्योंकि ये सेल टिश्यू से आंतरिक रूप से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि ब्रेन के 3 भाग होते हैं, एक ब्रेन का भाग खत्म हो गया तो साथियों दूसरा भी धीरे 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 नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बस यही रीजन होता है साथियों लोब में और पार्ट में। तो हमारी जो किडनी होती है साथियों, वो भैया पार्ट में होती है, वो 2 भागों में होती है। इसके 2 भाग होते हैं या 2 पार्ट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हार्ट की तो ये लोब में होता है भैया। लंग्स की बात करें तो ये भी लोब में होता है। और लोब में सेल टिश्यू आंतरिक रूप से कनेक्ट होते हैं, लेकिन इनके सेल टिश्यू आंतरिक रूप से कनेक्ट नहीं होते, अलग अलग होते हैं और ये अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। बोलो क्या ये सारी कहानी आपको समझ में आई? ओके भैया, अब बात करते हैं बेटा हम कि हमारी किडनी का काम क्या है। 2 शब्द है बेटा, ध्यान से सुनना, एक है ब्लड फिल्ट्रेशन और एक है ब्लड प्यूरिफिकेशन। अधिकांश साथी जो स्टूडेंट होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहां पर कंफ्यूज होता है। अलग अलग लिख देता हूं, एक होता है ब्लड फिल्ट्रेशन और दूसरा होता है साथियों ब्लड प्यूरिफिकेशन। इसको हिंदी में कहा जाता है रक्त का शुद्धिकरण और ये होता है भैया रक्त को छानना। अब देखिए, आपका जो ब्लड है साथियों ये सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा माना गया है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को सर्कुलेट करने का कार्य करता है। ये आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर लीजिए। सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा माना जाता है क्योंकि सभी चीजों को सर्कुलेट करने का कार्य करता है। आपकी पूरी बॉडी में ब्लड घूमता हुआ रहता है। इतनी बात क्लियर है? तो साथियों ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि हम बात करें कि ब्लड में क्या क्या होता है, तो भैया आपके ब्लड में होता है वाटर यानी कि पानी, आपके ब्लड में होता है बेटा ग्लूकोज, आपके ब्लड में होता है अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, आपके ब्लड में होता है साथियों प्रोटीन, अमीनो एसिड मैंने बता दिया, आपके ब्लड में होता है आयंस, आपके ब्लड में होता है मिनरल्स, आपके ब्लड में होता है विटामिन। ये सभी चीजें होती है साथी, ये सभी चीजें होती है और ब्लड इन सभी को सर्कुलेट करने का कार्य करता है। और दूसरी तरफ देखें साथियों तो ब्लड में कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। जैसे कि हमने अपशिष्ट पदार्थों के बारे में बात की, तो साथियों हमारे ब्लड में ही होता है, जैसे कि क्रिएटिनिन, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। ये साथियों हानिकारक चीज है, ये वेस्ट है भैया। अगर ये शरीर से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा देंगे, हमारे शरीर के अंगों को डैमेज कर देंगे। तो इनको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। ये अच्छी चीजें है, वाटर भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, ग्लूकोज भी, अमीनो एसिड भी, आयंस, मिनरल्स, विटामिन, ये सभी अच्छी चीजें हैं बेटा। तो इन्हें तो हमारे शरीर की आवश्यकता है। अब ये सभी चीजें ब्लड में है बेटा, अब ब्लड में मिक्स है। अब ये बताओ गाइज, अगर कोई चीज मिक्स है तो हम क्या करते हैं, उसे छानते हैं ना बेटा। भाई मैंने कहा कि कोई चीज मिक्स है, और मिक्स होती है तो गाइज हम क्या करते हैं, छानते हैं उसको, ताकि अशुद्ध चीजें और शुद्ध चीजें अलग अलग हो जाए दोनों। तो गाइज ब्लड को छानने का कार्य कौन करता है, आपकी किडनी करती है साथियों। तो ब्लड फिल्ट्रेशन का कार्य कौन करता है, आपकी किडनी करती है। कैसे छानता है, तो भैया किडनी में क्या होते हैं साथियों, नेफ्रॉन होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया,
क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। इस नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है, किडनी की कोशिका कहा जाता है, किडनी की इकाई कहा जाता है, किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। किडनी की संरचना देने का कार्य भी यही करता है। किडनी का जो मुख्य कार्य है साथियों वो भी नेफ्रॉन करता है। और एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यानी कि 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। और ये ही साथियों नेफ्रॉन ब्लड को छानने का कार्य करते हैं। किस तरीके से करते हैं अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि किडनी का कार्य होता है ब्लड फिल्टर करना, ब्लड फिल्ट्रेशन का। क्योंकि इसमें भैया क्या लगे हुए होते हैं, इसमें भैया फिल्टर लगे हुए होते हैं। किस में, इस नेफ्रॉन में। और आपने देखा होगा आपके घरों में आरओ होता है, आरओ में बहुत सारी लेयर लगी हुई होती है साथियों, जो कचरे को रोक देती है और शुद्ध पानी को नीचे डाल देती है। वैसे ही साथियों इसमें नेचुरल प्राकृतिक रूप से फिल्टर लगे हुए होते हैं आपकी किडनी में, जो ब्लड को छानने का कार्य करते हैं। किस तरीके से छानते हैं साथियों वो हम अगली बात में अगले क्लास में बताएंगे। लेकिन ब्लड को फिल्टर करने का कार्य कौन करता है साथियों, आपकी किडनी करती है। आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, बात आती है ब्लड प्यूरिफिकेशन कौन करता है। तो गाइस जो प्यूरिफिकेशन शब्द है ये गैसों की अवस्था में काम में लिया जाता है। आपको पता है साथियों ब्लड 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्योर ब्लड, मैंने आपको पढ़ाया भी है, और एक होता है इम्प्योर ब्लड। जब मैंने ब्लड वाला चैप्टर करवाया था तब मैंने आपको दोनों पढ़ाया था। प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। इम्प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है। तो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड में आपको अंतर समझ में आ गया? ओके गाइज, आपके जो लंग्स है, आपके जो फेफड़े हैं, ये क्या करते हैं साथियों, ये भैया इम्प्योर ब्लड को, इम्प्योर ब्लड ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है, उसको साथियों प्योर ब्लड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि शुद्ध रक्त में ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर देते हैं। कहने का मतलब आपके फेफड़े क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो बाहर भगाते हैं, तीर का निशान देखो बाहर भगा रहा है, और भैया ऑक्सीजन गैस को अंदर डाल देता है। और ये ही साथियों क्या कहलाता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन, ब्लड का शुद्धिकरण कहलाता है। तो भैया ब्लड प्यूरिफिकेशन का कार्य किसने किया, लंग्स ने किया, और ब्लड फिल्ट्रेशन का कार्य किसने किया साथियों, आपकी किडनी ने किया। बोलो दोनों चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? जब भी साथियों ब्लड का फिल्टर होता है, ब्लड को हम फिल्टर करते हैं, ब्लड का शुद्धिकरण, ब्लड को छानने का कार्य करते हैं, तो साथियों छना हुआ जो पार्ट नीचे जाता है साथियों वही एक्चुअली में यूरिन होता है, मूत्र होता है, पेशाब होता है। देखिए साथियों हम समझते हैं कि किस तरीके से छानते हैं। हाँ डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक इंट्रो दे देता हूँ बारी बारी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है बेटा? ओके, तो ये सारी बातें समझ में आई या नहीं आई? आ गई है तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चले भैया आगे। ओके देखिए भैया, अब हम जानते हैं कि किस तरीके से यूरिन मूत्र का निर्माण होता है। हाँ डिटेल में हम कल पढ़ेंगे साथियों नेफ्रॉन की संरचना के बारे में, जहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यूरिन मूत्र या पेशाब का निर्माण होता है। लेकिन एक बाहरी इंट्रो दे देता हूं, क्योंकि यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा गया था। जो किडनी होती है साथियों ये क्या काम करती है, तो ब्लड फिल्ट्रेशन का, यानी कि रक्त को छानने का कार्य करती है। इतनी बात क्लियर? क्यों? क्योंकि भैया इसमें क्या लगे होते हैं, फिल्टर लगे होते हैं नेचुरली। और भैया जब ब्लड छनता है तो किसका निर्माण होता है, यूरिन का, जिसे आप मूत्र या क्या कहते हो साथियों, पेशाब कहते हो। और फिर साथियों इस यूरिन को शरीर से आउट किया जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो किस तरीके से ये सारी कहानी होती है वो देखिए। एक किडनी तो ये रही आपकी, और दूसरी किडनी आपकी ये रही। थोड़ी बड़ी छोटी बना दी, उसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी छोटी सेम होती है। ये दोनों किडनी होगी, ये राइट किडनी है साथियों आपकी, और ये भैया लेफ्ट किडनी है। ये लेफ्ट किडनी और ये राइट किडनी, दिख तो रहा है ना आपको? ओके आगे बात करते हैं। एक किडनी में साथियों कितने नेफ्रॉन होते हैं, एक किडनी में नेफ्रॉन होते हैं भैया 1 मिलियन।
और मैंने आपको बताया है साथियों, जो किडनी का कार्य है वो कौन करती है, किडनी की सेल। और किडनी की सेल कौन सी है साथियों, तो भैया नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन ही साथियों ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करती है। जैसे ये किडनी है तो इसमें एक पाइप आ गया अशुद्ध रक्त को लेकर के, कहने का मतलब जो ब्लड छन्ने के लिए आया है, और दूसरा ही पाइप यहाँ से ही जाता रहता है जो भैया शुद्ध ब्लड को लेकर के जाता है। यानी कि आपके किडनी के पास ब्लड आया छन्ने के लिए, इसको छोड़ दीजिए, अभी मिटा दीजिए। ये पाइप क्या लेके आ रहे हैं साथियों, ये पाइप आ रहे हैं भैया ब्लड को छानने के लिए। और किडनी में क्या है, नेफ्रॉन है जो ब्लड को फिल्टर करती है, ब्लड को छानती है। और ब्लड को छानकर साथियों मैंने आपको बताया कि ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है, कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ बुरी चीजें होती है। अच्छी चीजों में आता है जैसे कि वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, आयन्स हो गए, ये सभी। बुरी चीजों में होता है जैसे क्रिएटिनिन, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सभी बुरी चीजें होती है। तो जो अच्छी चीजें है उनको तो हमारी किडनी क्या कर लेगी, अवशोषण कर लेगी, एब्जॉर्प्शन कर लेगी। और जो खतरनाक चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक चीजें हैं, बेटा उन्हें वो छान करके अलग कर देती है। तो भैया यहां से क्या बनता है, यहां बनता है यूरिन। आपकी किडनी क्या बनाती है, यूरिन बनाती है। अब ये जो मूत्र है साथियों, ये आता है भैया यूरेटर डक्ट की सहायता से। यूरेटर डक्ट मूत्रवाहिका की सहायता से साथियों कहां पर आता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर के पास आता है। यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय के पास आता है। मूत्राशय में साथियों मूत्र कुछ समय के लिए इकट्ठा होता है और फिर भैया यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है यूरेथ्रा, यहां पर होता है मूत्र मार्ग। इस मूत्र मार्ग की सहायता से साथियों आपके शरीर से यह मूत्र बाहर चला जाएगा। किडनी में साथियों सबसे पहले मूत्र बना, फिर यूरेटर डक्ट की सहायता से साथियों ये मूत्र, ये यूरिन का पहुंचा, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा, मूत्राशय में पहुंचा। मूत्राशय से होता हुआ साथियों मूत्राशय में कुछ समय के लिए आपका यूरिन मूत्र पेशाब ठहरता है और फिर इस यूरेथ्रा मूत्र मार्ग की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आपसे एनडीए की एग्जाम में साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मूत्र किस रास्ते से बाहर जाता है, मूत्र किस रास्ते से बाहर जाता है, किस रास्ते से बाहर जाता है। सबसे पहले साथियों मूत्र भैया आपकी किडनी में बनता है, यहां लिख देता हूं। नंबर 1 पर किडनी में बनता है। नंबर 2 पर जो यूरेटर डक्ट है साथियों, जो यूरेटर डक्ट है साथियों, इसकी सहायता से साथियों कहां पहुंचता है, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद में साथियों यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग की सहायता से साथियों शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये किडनी, ये भैया मूत्र का बाहर जाने का रास्ता है। 4 ऑप्शन थे साथियों, ये दिख नहीं रहा है क्या आपको, थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे कर देता हूं। अब आपको सब चीजें दिख रही होगी, दिख रहा है ना अच्छे से। ओके, थोड़ा सा कैमरा इधर और कर देता हूं। अब बेटा आपको एक एक चीज प्रॉपर रूप से दिख रही होगी, सभी चीजें दिख रही है ना। तो मूत्र किस रास्ते से बाहर जाता है, सबसे पहले किडनी में मूत्र का निर्माण होता है, नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करते हैं, वहां पर यूरिन बनता है, फिर यूरेटर डक्ट में यानी कि मूत्रवाहिका जो होती है उसकी सहायता से मूत्राशय तक पहुंचता है, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है, फिर यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाता है। यह एनडीए के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। कल हम जानेंगे साथियों नेफ्रॉन की संरचना के बारे में, किस तरीके से नेफ्रॉन में ब्लड फिल्टर होता है, कौन कौन सी नलिकाएं साथियों ब्लड को लेकर आती है, ब्लड को लेकर जाती है, कौन कौन से नेफ्रॉन के भाग होते हैं, किस तरीके से साथियों आपका नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करता है, सारी कहानी जानेंगे साथियों, मजा आने वाला है। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम यहीं तक रखते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।